प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में। आज जो कंटेंट हम कर रहे हैं स्टूडेंट, वो है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण के चरण कौन कौन से होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है ये और बेहद आसान तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? पहला तो हम करेंगे रासायनिक समीकरण क्या होती है। देखिए, परिभाषा बेहद आसान तरीके से बताऊंगा, साथ में लिख लेना, देखते देखते रट्टा नहीं लगाना और समझ में आ जाएगी। देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो नए पदार्थ बनते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो नए पदार्थ बनते हैं। जैसे मैं आपको कहूं, इस परिभाषा के लिए ये उदाहरण लिख रहा हूं मैं कि मैग्नीशियम है, और जैसे मैं कहूं कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैंने क्लास में भी स्टूडेंट आपको करवाया हुआ है। देखो, अब देखो, ये रासायनिक अभिक्रिया लिख दी मैंने कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अब ये जो बार बार अगर हमें ये लिखना पड़े स्टूडेंट, तो ये बहुत लंबा हो जाता है। इसी प्रकार मैं लिखूं आपको कि कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब इसको और इसको हम बार बार स्टूडेंट लिखें तो बहुत लंबा हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने फिर सोचा कि भाई इसका कोई हल ढूंढा जाए। तो उन्होंने फिर दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? उन्होंने कहा भाई इसकी हम शब्द समीकरण बना देते हैं। उन्होंने क्या किया? शब्द समीकरण बना दी। कैसे? कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये केवल आपने समझना है, मैं समझा रहा हूं, परिभाषा आगे लिखाऊंगा आपको। उस वक्त तक आपने समझनी है, इसको कुछ नहीं करना, लिखना भी नहीं है, केवल देखना है। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लंबा था, उससे थोड़ा छोटा इसको कर दिया, यानी कि इसको लिख दिया शब्द समीकरण। फिर भी उनके दिमाग में रहा कि भाई अभी तक भी ये लंबा है, इसको और छोटा कीजिए। तो उन्होंने स्टूडेंट अब जो है वो इनको किस में लिखा? फिर उन्होंने छोटा और किया और इनको प्रतीकों के रूप में या अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित किया। कैसे? अब इस मैग्नीशियम को उन्होंने लिख दिया Mg, ऑक्सीजन गैस को O2 से अभिक्रिया हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। कोयले वाली लिखनी हो तो कोयला कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, कहाँ ये था, कहाँ ये और कहाँ ये आ गया। छोटा कर दिया उसको, बिल्कुल छोटा हो गया। अब देखिए, इस मैग्नीशियम का ये प्रतीक है
ऑक्सीजन के अणु का, ऑक्सीजन गैस का ये प्रतीक है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक है उसका अणु सूत्र है। क्लियर होगी बात? तो परिभाषा अब क्या बनेगी स्टूडेंट, देखिए अब परिभाषा मैं लिखता हूं, आपको इसको रब कर देता हूं, और अब समझिए परिभाषा, यानी कि परिभाषा में क्या आ जाएगा, देखिए इसी को एग्जाम्पल लेके चलना है। इसको परिभाषा में देखिए क्या होता है कि जब रासायनिक, परिभाषा रटनी नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया में जब पदार्थों को, कौन से, ये रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ प्रयोग में आते हैं, उन पदार्थों को अणु सूत्र या प्रतीकों के रूप में, प्रतीकों के रूप में लिखना भी कर सकते हो, या प्रदर्शित करना के रूप में प्रदर्शित करना, क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। जैसे ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, अब इनके प्रतीक हमने लिख दिए तो ये बन गई रासायनिक समीकरण। जैसे किताब वाला उदाहरण लिखाता हूं मैं आपको, जैसे कोयले को, एग्जाम्पल लिख लेना, कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे इसका एग्जाम्पल, तो अब क्या लिखोगे, कोयला C होता है, ऑक्सीजन O2 होती है, एक अणु होता है ऑक्सीजन का, गैस है ये, और इसका बन जाएगा CO2 गैस। तो ये स्टूडेंट हमारी क्या हो गई, समीकरण होगी, क्योंकि कोयले को हमने लिख दिया C से, ऑक्सीजन को O2 से, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से, यानी कि यहां लिख दो कोयला प्लस ऑक्सीजन, और बनती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए इसको हमने प्रतीक या अणु सूत्र के रूप में लिख दिया, तो वो बन गई रासायनिक समीकरण। रट्टा नहीं लगाना, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जब पदार्थों को उनके अणु सूत्र या प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो वो कहलाती है रासायनिक समीकरण। क्लियर होगी बात? इतना क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अब यहां आपके परिभाषा होगी, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखिए, अब आपने लिखना है अभिकारक। अभिकारक देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि जिनके मिलने से रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो कहलाते हैं अभिकारक। ये कहलाएंगे अभिकारक। तो क्या और यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या रासायनिक अभिक्रिया जिनके मिलने से बनती है वो पदार्थ, तो आप लिखोगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ यानी कि बन कौन सा रहा है, ये कहलाएगा उत्पाद। समझ में आ गई बात? तो अभिकारक की क्या परिभाषा लिखोगे, रासायनिक
शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ये भाग ले रहे हैं, इनके मिलने से ये क्रिया हो रही है, तो भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। आपने यही उदाहरण लिख देना है, ये अभिकारक नीचे करके, और ये हो गया हमारा उत्पाद। क्लियर होगी। अब उत्पाद की क्या लिखोगे, रासायनिक अभिक्रिया से निर्माण होने वाले या निर्मित होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। इसको नीचे लिख सकते हो आप, CO2, और ये CO2 आप लिख दोगे, ये अभिकारक है, और ये इसको सीधा लिख दो चाहे, ये है उत्पाद। क्लियर होगी समझ में भी। जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं पदार्थ, या उनको तो हम बोलेंगे अभिकारक, और जो बन रहा है वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, उत्पाद कहलाएगा। क्लियर होगी। और उनके बीच में हम क्या निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं, जो कि दिशा बताती है, जो कि क्या बताती है, दिशा, कि इस दिशा में अभिक्रिया चल रही है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, इनके मिलने से ये बन रहा है, तो ये बीच में हम लगाते हैं तीर का निशान। अब आपको समझ में आ गया होगा अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। सिंपल, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। रासायनिक समीकरण की परिभाषा भी स्टूडेंट आपको आ गई होगी, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं रब कर देता हूं और आगे करवाता हूं मैं रासायनिक समीकरण के चरण। क्लियर होगी स्टूडेंट, समझ में आएगा। थोड़ा सा माइंड कांस्टेंट करके आपको वीडियो देखना है, बिल्कुल आपको याद होगा, ये दावा है मेरा। रट्टा नहीं लगाना, केवल समझना है। अब देखिए रासायनिक समीकरण के चरण, तो एक परिभाषा से ही, एक डेफिनेशन से मैं आपको करवा दूंगा। ये किताब में है आपके, इसी को लेके चलते हैं हम। देखो चरण होंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इधर से शुरू करेंगे, तो क्या लिखेंगे, या तो एक समीकरण ये ले लो, एक हम ले लेते हैं मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये बाद में काम आएगी हमारे। क्लियर होगी बात। अब देखिए इस समीकरण को जब हम लिखेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अभिकारक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अभिकारक, यानी कि सबसे पहले अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यानी कि अभिकारक को लिखा जाता है। समझ में आ गई बात। हमने ये समीकरण लिखी है, तो सबसे पहले हमने इनको लिखा है, ये क्या है, अभिकारक। समझ में आ गई। उसके बाद निर्मित होने वाले पदार्थ अर्थात उत्पाद को लिखते हैं। समझ में आ गई, क्लियर होगी बात। पहले ये लिखेंगे, उसके बाद में उत्पाद को लिखा जाता है। अभिक्रिया में भाग लेने, यानी कि सबसे पहले हम अभिकारक लिखेंगे, उसके बाद में हम उत्पाद लिखेंगे, और बीच में क्या है, तीर का निशान। बीच में क्या है, तीर का निशान। अभिकारक व उत्पाद के बीच तीर का निशान लगाया जाता है। बताओ, इसमें समझ आई होगी।
आ गया होगा बिल्कुल समझ में, कोई नए समझ आने वाली तो चीज ही नहीं है। देखिए पहले हम अभिकारक को लिखेंगे, उसके बाद में उत्पाद को लिखेंगे और बीच में तीर का निशान लिखेंगे। अब देखो सेकंड, अगर दो से ज्यादा चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का निशान, धन चिन्ह लगाते हैं। देखिए दो अभिकारक है, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस का निशान। अब मैं यहाँ एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे कि जिंक और कॉपर सल्फेट की क्रिया हम करवाते हैं, तो देखो दो अभिकारक है, बीच में किसका निशान है, प्लस का, बनेगा क्या, जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। उत्पाद भी दो है, अभिकारक भी दो है, तो दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, प्लस का निशान। यानी कि आपने लिखना है अभिकारक, ये चरण में है आपके, समझ में आ जाएगा, अभिकारक व उत्पाद की संख्या जब दो या दो से अधिक हो तो उनके मध्य धन चिन्ह लगाते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा स्टूडेंट लंबा चलेगा, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें पूरा समझाइए, तो स्टूडेंट पूरा अगर हमने करना है, समझना है, तो वीडियो थोड़ा 35 या 40 मिनट का होगा। क्लियर होगी बात। यानी कि पहला हो गया, अभिकारक लिखते हैं, बाद में उत्पाद लिखते हैं, बीच में तीर का निशान होता है। अगर अभिकारक दो या दो से अधिक हो तो बीच में प्लस का निशान आएगा। क्लियर होगी बात। थर्ड पॉइंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, ये कह रहा है कि दोनों तरफ जितने अभिकारक के परमाणु हैं उतने ही उत्पाद के परमाणु होंगे, यानी कि द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। ना तो हम द्रव्यमान को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो क्या होता है, देखिए किसी भी या लिख दो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है। अर्थात समझते रहना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। क्लियर होगी बात। इतना लिख देना है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, अब पहले तो मैं ये समझाता हूं आपको, देखिए द्रव्यमान संरक्षण का मैं बाद में बताऊंगा। मैग्नीशियम की क्रिया स्टूडेंट ऑक्सीजन से करवाई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इससे एग्जांपल देखो आप। अब देखिए यहां मैग्नीशियम के कितने हैं, एक परमाणु, यहां ऑक्सीजन के कितने हैं, दो परमाणु, यहां एक है यहां दो। यहां देखिए मैग्नीशियम का एक है और ऑक्सीजन का भी एक है। हमने ऑक्सीजन के कितने करने हैं, ये नियम भाई, अभिकारक में कुल परमाणु और उत्पाद में कुल परमाणुओं की संख्या समान होगी। तो यहाँ एक परमाणु कम हो रहा है, यहाँ दो है, यहाँ एक कम हो गया, तो एक परमाणु का द्रव्यमान कम हो जाएगा। और शर्त क्या होती है कि दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर रहता है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम संतुलित कर देते हैं। तो कुछ स्टूडेंट कर देते हैं, यहां लगा दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कैसे होगा,
अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे ही लिखा जाएगा, इतना ऑक्सीजन को 2 करनी हो तो यहाँ 2 लगाना होगा। कहाँ लगाएंगे अब हम इसको संतुलित करेंगे स्टूडेंट, तो 2 हमने यहाँ लगा दिया 2, तो अब यहाँ एक प्रॉब्लम और हो गई। अब हमारे यहाँ मैग्नीशियम के 2 बन गए, क्योंकि ये 2 इसके भी होंगे और 2 इसके भी होंगे। तो अब हम क्या करें, इस मैग्नीशियम के 2 यहाँ लगा देते हैं, यानी कि परमाणुओं की संख्या बराबर रहती है। इसमें करने की जरूरत नहीं है संतुलित, क्योंकि कार्बन का भी 1 है, ऑक्सीजन के भी 2 है, ये पहले ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू कर रही है। ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाए क्वेश्चन कि द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान कम किया जा सकता है, अर्थात अभिकारक व निर्मित अभिकारक के परमाणुओं का द्रव्यमान उत्पाद के परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये है हमारे द्रव्यमान संरक्षण का, अगर लिखना हो आपने आ जाए। यानी कि ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं, ना द्रव्यमान को कम किया जा सकता है, अर्थात उसको बराबर रहता है। वो जितना द्रव्यमान अभिकारक का है, जितने परमाणु अभिकारक में है, उतने के उतने परमाणु उत्पाद में होंगे, जैसे ये मैंने बताया है आपको। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और बता दूं, हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से होगी तो H2O बनता है। ये भी गैस है, गैस को हम ऐसे लिखते हैं, ये भी गैस है, और ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं हम। अब देखिए जी, आप कह दोगे जी हमारे तो यहाँ H2O है, अब हाइड्रोजन के 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या ये संतुलित है? नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं हम असंतुलित समीकरण। इसको क्या बोलते हैं? असंतुलित समीकरण। तो क्या किया जाए, 2 लिख दिया जाए, तो यहां अगर हम कर देंगे H2O2 तो ये बन जाएगा स्टूडेंट हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि गलत हो जाएगा। हमने बनाना जल है, तो क्या करोगे स्टूडेंट, हमारे ऑक्सीजन के 2 करने के लिए आगे ही लिखा जाएगा। अब हाइड्रोजन के यहाँ कितने हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, यानी कि गुणा किया जाता है, 2 दूनी 4। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये दोनों तरफ इनके परमाणुओं की संख्या समान हो गई है। स्टूडेंट क्लियर होगी बात? इतना हो जाना चाहिए। अब हम इसको रब कर देते हैं। अगला तीसरा स्टेप है, इसी में ही चलेगा, ये चरण का ही हिस्सा है स्टूडेंट। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन होगा अच्छी तरह से, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपकी बुक में है जो, वो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, अगर आ भी जाए तो आपके समस्या नहीं हो। अब है पॉइंट कि रासायनिक समीकरण क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी विधि द्वारा संतुलित होती है? हमने संतुलित तो करनी पड़ेगी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा, तो उसको करते कौन सी विधि से है स्टूडेंट? तो वो होती है अनुमान विधि। कौन सी विधि होती है? अनुमान विधि, यानी कि हिट एंड
ट्रायल मेथड। जैसे हम यहाँ करेंगे, ये मैग्नीशियम के 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो हम अंदाजा लगाते हैं, कोई सूत्र नहीं है इसमें 2 हो गया। अब हम कहेंगे भी मैग्नीशियम का ही 2 हो गया, तो हम मैग्नीशियम के 2 यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया अनुमान विधि। क्लियर होगी स्टूडेंट? अब आपके दिया हुआ है कि ये लिख देना है हमें, रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या लगाएंगे हम? अब समीकरण ये है, ऑक्सीजन की जब इससे क्रिया करवाई जाती है स्टूडेंट प्रोपेन की, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ये आपके उदाहरण दिया हुआ है, वैसे यही चल जाएगा, लेकिन आपकी बुक में ये है तो मैं ये समझा देता हूं। देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब हम संतुलित करते हैं समीकरण को, अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। अब इसको लिखना क्या होगा आपने? ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के परमाणुओं को छोड़कर सर्वप्रथम अन्य परमाणुओं को बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है। ये लाइन लिखनी है आपने यहां 5वें पॉइंट में, उदाहरण नीचे लेना है। यानी कि आपको ये ध्यान होना चाहिए, पहले मेटल हो कोई धातु, सेकंड आता है नॉन मेटल यानी कि अधातु हल की जाती है, उसके बाद में हाइड्रोजन की जाती है और उसके बाद में ऑक्सीजन को किया जाता है। क्लियर होगी बात? अब कौन से अणु द्विपरमाणुक होते हैं वो लास्ट में बता दूंगा मैं आपको, ये क्लियर हो जाना चाहिए। पहले धातु को करेंगे हम या अधातु को। तो देखिए हम यहां संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ देना है, हाइड्रोजन को भी छोड़ देना है, तो किसको करेंगे? सबसे पहले कार्बन को करेंगे। देखिए यहां कार्बन के 3 है, हाइड्रोजन के 8 है, ऑक्सीजन के 2 है, इतना लिख लीजिए। इधर देखिए क्या है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 3 है, ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 है, 2 रे 3, और हाइड्रोजन के 2 है। सबसे पहले हमने हल करना है कार्बन का। किसको करना है? कार्बन का। क्लियर होगी बात? तो देखिए यहां कार्बन के 3 दे रखे हैं, इधर 1 है, तो यानी कि इसको 1 गुणा 3 करना होगा, तो हम यहां कर देते हैं 3। क्लियर होगी बात? अब 3 हो गए कार्बन के। अब देखो ऑक्सीजन में क्या बदलाव आ गया स्टूडेंट? 3 दूनी 6, 6 तो ये हो गई, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और 1 ये क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं हाइड्रोजन को। किसको करते हैं? हाइड्रोजन। यहां कितना है स्टूडेंट? देखो हाइड्रोजन के 8 है, और यहां कितने हैं? 2, यानी कि 2 गुणा 4 करना पड़ेगा, यहां हम कर देते हैं 4। क्लियर होगी बात आपको? यानी कि इस समीकरण को मैं ऊपर और लिख देता हूं, आपको प्रॉब्लम होगी तो। ये समीकरण थी हमारी जो हम हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के कितने हो गए, हाइड्रोजन के कितने हो गए, कार्बन के कितने हो गए? ये बराबर हो गया 3, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन के देखो कितने हो गए? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हमने कंप्लीट कर दिया। ऑक्सीजन के देखो कितने हो गए? 3 दूनी 6 और 4 कितने हो गए? 10। अब हमने 10 करना है इसको, तो यहां 5 कर देंगे, 5 दूनी कितना हो गया? 10। तो ये अनुमान विधि होती है, लिखना है ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के परमाणुओं को छोड़कर पहले अन्य परमाणुओं को संतुलित करते हैं। जैसे ये वाली समीकरण है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को करते हैं MgO बनती है, तो हम इसमें तो ऑक्सीजन को करेंगे क्योंकि ये संतुलित है, ये पहले से ही संतुलित है, तो हम 2 लगा देते हैं इसमें। ये ऑक्सीजन को यहां लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी बराबर है। क्लियर हुई बात?
तो आपको समझ में ये आ गया होगा स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए क्या करना है हमने। उसके बाद में ये होता है स्टूडेंट कि जब समीकरण संतुलित हो जाए, यानी कि संतुलन समीकरण, संतुलन के बाद अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था को कोष्ठक में लिखा जाता है। कैसे, देखो मैं यहां समीकरण दे दूं आपको, यही चलाएंगे हम। कार्बन हाइड्रोजन वाली एक एग्जांपल लेना है, कुछ भी ले लो चाहिए। कोयला है, ऑक्सीजन की क्रिया करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। देखो यहाँ कार्बन जो होता है, कोयला जो होता है स्टूडेंट, वो ठोस होता है तो सॉलिड। ऑक्सीजन जो है वो क्या है, गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस। यानी कि हम द्रव के लिए लिक्विड लिखते हैं, एल लिखते हैं। ठोस के लिए हम सॉलिड लिखते हैं, एस। गैस के लिए हम जी लिखते हैं। इतना क्लियर आ गया। अगर विलयन जो है वो जलीय हो, नंबर 7 है, जलीय विलयन के लिए कोष्ठक में क्यू लिखते हैं, एक्वस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्वस। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, इसका एग्जांपल इधर लिखता हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एग्जांपल यहां लिख रहा हूं मैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब जल से करवाई जाती है, पानी में घोला जाता है, किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को। किसमें घोला जाता है, जल में। तो क्या बनता है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब देखिए ये जो होता है स्टूडेंट, ये सॉलिड होता है, ये हमें पता है लिक्विड है, यानी कि ये जल है, ये जल है हमारा, और इसमें हमने डाल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसके अंदर घुल गया, इसका जलीय घोल बन गया। तो यहां लिख देंगे हम क्यू ब्रैकेट में। क्लियर होगी बात, इतनी समझ में आ गई बात। ये पॉइंट आ गया होगा कि जब समीकरण संतुलित करते हैं तो अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखी जाती है। जो द्रव होगा उसमें एल, ठोस होगा वो सॉलिड, गैस होगा वो जी, और जो जलीय विलयन होगा उसमें लिखेंगे एक्वस, क्यू। क्लियर होगी बात। आगे देखो स्टूडेंट, थोड़ा लंबा है वीडियो लेकिन समझ में आएगा। ये चरण हैं आपके जो लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब समीकरण स्टूडेंट होती है, अगर वो 8th पॉइंट है, रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया उत्कर्मणीय होने पर, बीच में होने पर क्या लिखोगे, अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मान लो बर्फ से जल बन गया, जल से बर्फ बन गई, तो ये दोनों तरफ चलती है क्रिया। समझ में आई ना बात। हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल बना है, जल से वापस हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन सकती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, उत्कर्मणीय अभिक्रिया हो जाएगी। समझ आई कि नहीं आई बात। यानी कि अगर हम कहें कि H2O2 से
H2O बन गया, तो इस H2O से वापस ये बन सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 9th। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके लिए आवश्यक ताप व दाब, यानी कि कितना ताप व दाब चाहिए, वो तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। अभिक्रिया के लिए आवश्यक ताप व दाब तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। देखो नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से करेंगे तो NH3 बना है। अब यहां देखो स्टूडेंट, NH3 बना है तो यहां 773 केल्विन ताप चाहिए और 200 एटमॉस्फेयर दाब चाहिए। तो ये हम दोनों यहां ऊपर लिखेंगे, ताप और दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। क्लियर होगी बात? अब देखो यहां 10th पॉइंट, अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, क्षेपी हो, तो उत्पाद के बाद धन चिन्ह लगाकर ऊष्मा लिखी जाती है। क्लियर होगी बात? मान लो मैं यहां कहूं कि A और B है यहां, और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। तो उत्पाद के बाद यहां ऊष्मा लिखेंगे धनावेश। क्लियर होगी बात? ऊष्माक्षेपी यानी कि जिससे ऊष्मा निकल रही हो। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम। 10.5 किलो कैलोरी निकलती है। और अब अगर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो तो उत्पाद के बाद ऋण चिन्ह लगाकर ऊष्मा लिखी जाती है। अगर ऊष्मा हमें देनी पड़े, शोषी है, तो क्या होगा? मान लो ये अभिकारक है, ये उत्पाद बन रहा है। अगर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी तो यहाँ ऋणावेश लिख करके ऊष्मा लिखेंगे, माइनस लगा करके ऊष्मा लिखेंगे। ये क्लियर होगी बात? उसके बाद में लास्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया में, अगर रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयोग हो रहा हो तो तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक लिखा जाता है। कैसे? देखो एग्जाम्पल आया हुआ है आपके, बार बार पेपर में भी आता है। अगर मैं यहां कहूं वनस्पति तेल और हाइड्रोजन की क्रिया हो तो वनस्पति घी बनता है। क्लियर होगी बात? यहां जो है स्टूडेंट, इस वक्त हम यहां उत्प्रेरक काम में लेते हैं वो निकल या कॉपर, ये यहां लिखा जाता है तो वो उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक जब काम में लिया जाएगा तो उसको तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। ये उत्प्रेरक वाला आगे हम करेंगे। तो स्टूडेंट ये थी हमारी रासायनिक समीकरण की परिभाषा और उसके चरण कितने होते हैं। तो अच्छी तरह, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया स्टूडेंट, लेकिन बिल्कुल इजी वे से करवाया, आपको समझ में भी आएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।